क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो हमने 5 सीरीज देखी थी हाइड्रोजन के केस में, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फर्ड। तो अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से मीनिंग क्या है हमारा। देखिए वेव नंबर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, एक तो होता है 1 अपॉन वेवलेंथ वेव नंबर, या जो हमने ट्रांजिशन के लिए बताया था कि ट्रांजिशन में हम कैसे निकाल सकते हैं, वो क्या था RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, और n1 क्या था हमारा फाइनल और n2 क्या था इनिशियल, कि किस फाइनल ऑर्बिट जहां पे आ रही है और इनिशियल जिस ऑर्बिट से आ रही है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालें। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू सबसे ज्यादा होने के लिए ये जो यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा, ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स होंगे वो सबसे कम होनी चाहिए। जो डिनोमिनेटर्स आएंगे, देखिए सबसे पहली बात, चलिए डिनोमिनेटर छोड़िए, इधर से समझते हैं। मेरे को ये वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लैम्डा इज 1 रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर, यानी कि अगर लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो जो वेव नंबर है वो मिनिमम आना चाहिए। तो वेव नंबर मिनिमम कब आएगा? वेव नंबर मिनिमम तब आएगा जब ये मिनिमम होगा, n2 मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि n1 तो हमें फिक्स करके दे दिया फाइनल कि बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन हो रहा है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन का पार्ट था, और अगर ये ना भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को हम कैसे याद रख सकते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली बात को? ये था कि कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चल के देखें मैथमेटिकली। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे याद कर सकते हैं? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? जब नेक्स्ट शेल से ही ट्रांजिशन होगी, यानी कि अभी डिस्कस करेंगे आगे। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब इनफाइनाइट से करेंगे ट्रांजिशन, यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मुझे कब मिलेगी? सपोज यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, जैसे बाल्मर सीरीज में ट्रांजिशन हो रही है। अब बाल्मर के लिए मैंने क्या बताया था, जो मेरा n1 है या मैं कहूँ nf फाइनल, वो क्या हो जाएगा 2, कि सेकंड शेल में ट्रांजिशन होकर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। बाल्मर के लिए फाइनल क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट। तो अब बाल्मर में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन हो रही है, नेक्स्ट शेल मतलब कि 3 से 2 में आ रहा होगा। जो फाइनल शेल है उससे सिर्फ एक शेल पहले से ही ट्रांजिशन हो रही होगी। जब एकदम पास वाले शेल्स में ट्रांजिशन होती है तो लॉन्गेस्ट, तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मिलती है। और अगर यहीं पे मेरे से पूछा था कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालनी है, तो क्या करते? इनफाइनाइट से ट्रांसफर करते, ट्रांजिशन करते सेकंड में। जब आप मैथमेटिकली इस चीज को अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा उस फॉर्मूले से जो हमने अभी देखा था कि वेवलेंथ लॉन्गेस्ट कब होगी और शॉर्टेस्ट कब होगी। लॉन्गेस्ट यानी कि लार्जेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है। तो लॉन्गेस्ट कब मिलेगी? जब नेक्स्ट नियर मतलब नियरेस्ट शेल से जब ट्रांजिशन होगी। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि फाइनली 2 में आ रही है, तो लॉन्गेस्ट के लिए थर्ड शेल से सेकंड में ट्रांजिशन होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट बोलेंगे तो इनफाइनाइट से 2 में होनी चाहिए। ये हमारा एक थोड़ा कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे से, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछिए, वेव नंबर पूछा है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 109677 into 1 upon nf square minus 1 upon ni square। अब मैंने पहले भी बताया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स है उसमें फॉर्मूला लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें। तो nf क्या हो गया फाइनली 2, और ni क्या हो गया आपका 3, कि 3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा होगा तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट मिलेगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। वेव नंबर कितना आएगा? 109677। अब ये वैल्यू किस में थी? ये वाली, ये सेंटीमीटर इनवर्स में थी। सपोज अगर मेरे को मीटर इनवर्स में निकालनी इसके लिए, तो क्या कर सकते हैं? इनटू 10⁻²।
और NF 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 109677 इंटू 10⁻², इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? 109677 इंटू 10⁻² इंटू 5/36। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.523 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट। यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हमें एनर्जी बतानी कितनी रिक्वायर्ड होगी इस ट्रांजिशन के लिए। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू ग्राउंड स्टेट। यानी कि ऐसे कुछ कंडीशन बता रहे हैं कि फर्स्ट से फिफ्थ ऑर्बिट में गया और फिफ्थ से वापस आ गया ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट यानी कि क्या बताया था? फर्स्ट शेल। तो फिर उस सेकंड केस के लिए बतानी है कि कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिट होगी। और हमें एक नीचे रिलेशन दिया हुआ है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? -2.18। देखिए एनर्जी कितनी गिवन है ग्राउंड स्टेट में, यानी कि E1 कितना गिवन है? -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग्स। ये हमें रिलेशन गिवन है। और जो हमें बोर ने बताया था, नील्स बोर ने, वो क्या बताया था कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है? -2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स, ये बताया था। यानी कि हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल्स। तो ये हम इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना था? एनर्जी निकालनी थी। यानी कि अगर मैं ये En का जो फॉर्मूला है मैं वो अर्ग्स वाली स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? -2.18 इंटू 10⁻11/n²। ये हो जाएगा रिलेशन अर्ग्स में। ये है आपका अर्ग्स। अब अर्ग्स में आ गई एनर्जी, में से किसी पूछी थी जूल्स में, बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में अर्ग्स में एनर्जी दी हुई थी इसलिए हमने ये सब ट्रांजिशन मतलब इसलिए हमने ये सब कन्वर्जन शो की, वरना हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हमें क्या निकालना है? डेल्टा E निकालना है। क्या होगा? E5 माइनस E1। तो रख देते हैं -2.18 इंटू 10⁻11 तो कॉमन ही आ गया। क्या बचा? 1/5 का स्क्वायर माइनस और एक माइनस 1/1 का स्क्वायर -2.18 इंटू 10⁻11 माइनस। अब ये माइनस साइन अंदर वाले अंदर क्या बन जाएगा? ये ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो -24/25। तो ये वाला माइनस साइन इस वाले माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? इंटू 24/25। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ रही है? 2.09 इंटू 10⁻11 अर्ग्स। अब मेरे को जूल्स में बतानी थी एनर्जी, तो क्या कर सकते हैं? मैंने क्या रिलेशन निकाला था? 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल्स, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही होगी? 2.09 इंटू 10⁻18 जूल्स। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब मेरे को ये बताना है कि जो फिफ्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में यानी कि ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा इलेक्ट्रॉन तो कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी, ये बताना है मेरे को। ये बताना है जब फिफ्थ ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा होगा तो कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी। अब वो कैसे निकालेंगे? देखिए ग्राउंड स्टेट में आ रहा है फाइनली n = 1 में आ रहा है, यानी कि एनर्जी कितनी एमिट हो रही होगी? 2.09 इंटू 10⁻11 अर्ग्स। क्यों? क्योंकि इतनी ही एनर्जी हमें फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए चाहिए थी, तो उतनी ही एनर्जी जाहिर सी बात है फिफ्थ से फर्स्ट में आने के लिए लेगा, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। तो प्लैंक्स इक्वेशन लगा देंगे, E = h न्यू। मेरे को क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालनी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ h c/λ। एनर्जी कितनी है? 2
2.09 into 10 raised to the power minus 11 is equal to 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 upon lambda. लैम्डा कितना आ गया 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into 3 into 10 raised to the power 8 upon में 2.09 into 10 raised to the power minus 11. तो सॉल्व कर लेते हैं. और ये जो एनर्जी थी मेरी ये अर्ब्स में थी. तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम ये सब वैल्यूज जूल्स के हिसाब से ले रहे हैं, तो एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे कि हमने अर्ब्स में ले ली वैल्यू. इसको किस में लेंगे, जूल्स में लेंगे. क्यों, क्योंकि ये जो h और c की वैल्यू ली है ये भी हमने SI यूनिट्स में ही ली है, जिससे आंसर जूल्स में आता है. तो क्या करेंगे, जूल्स में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 10 की -18. तो ये हो गया यहाँ पे आपका -18. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो आंसर आएगा आंसर आ गया 9.51 into 10 raised to the power -6 सेंटीमीटर. बट और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, 951 into 10 raised to the power -8 सेंटीमीटर, या क्या लिख सकते हैं 951 एंगस्ट्रॉम. तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और 19 में क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो हमें बोर्स ने दिया था. क्या बनाना है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट. अब यहाँ पे कंप्लीटली का क्या मतलब है कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये ट्रांजिशन हो रही है. कंप्लीटली मतलब कि सेकंड ऑर्बिट से निकाल के कंप्लीटली निकाल दिया, कि उसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से फ्री कर दिया उस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि कुछ ये ट्रांजिशन हो रही होगी. तो फर्स्ट पार्ट में पूछिए एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 यहाँ पे क्या होगा E2 माइनस E इंफिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं E इंफिनिटी माइनस E2. ये E2 माइनस E1 की बजाय हम क्या लिख सकते हैं E फाइनल माइनस E इनिशियल. फॉर्मूला क्या रहेगा -2.18 into 10 raised to the power -18, या डायरेक्ट नहीं करके हम स्टेप वाइज चलेंगे. -2.18 into 1 upon infinite square minus 1 upon 2 का स्क्वायर. अब 1 upon infinity तो 0 होता है, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में -1/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या होगा 2.18 into 10 raised to the power -18/4. और ये किस में आएगी, जूल्स में. डिवाइड कर लेते हैं. तो ये आ गया मेरा आंसर इन जूल्स. और सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन. ये पूछा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. अब इस ट्रांजिशन के लिए क्या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो सकती है, सिंपल सी बात है, इस ट्रांजिशन में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इतनी एनर्जी के लिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पूछिए. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है टर्म, क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का और कुछ मीनिंग निकाल नहीं सकते हैं. क्यों, क्योंकि हमें ऑलरेडी दी हुई है कि ट्रांजिशन क्या हो रही है. हमें बस वेवलेंथ निकालनी है इस एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग. वो कैसे निकालेंगे, E = hc/λ से. और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डेल्टा, इसको डेल्टा E निकाला है हमने, तो डेल्टा E = hc/λ. लैम्डा कितना हो गया hc/ΔE. तो सॉल्व कर लेंगे. लैम्डा आ जाएगा 6.626 into 10 raised to the power -34 into 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन में ये एनर्जी जो हमने निकाली है 5.45 into 10 raised to the power -19. तो लैम्डा कितना आ गया फाइनली 3.674 into 10 raised to the power -5 सेंटीमीटर. तो ये आ गई मेरी लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू. तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 19. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20.
बेसिकली आपको इस चैप्टर में ये समझना है क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो इसमें आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी 2.05 into 10 raised to the power minus 10 raised to the power 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेवलेंथ हम आज, अब क्वेश्चन में हमें पता कैसे लगेगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे वेवलेंथ पूछी और वेलोसिटी दी हुई है, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी किस फॉर्मूले में एक साथ आते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले में, जो डी ब्रॉगली ने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। क्यों? क्योंकि हमें वेलोसिटी दी हुई है। तो निकाल लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। वेलोसिटी कितनी दी हुई है और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए कितना? 9.11 into 10 raised to the power minus 31 kg। तो 6.626 into 10 raised to the power minus 34 by 9.11 into 10 raised to the power minus 31, और वेलोसिटी कितनी है? 2.05 into 10 raised to the power 7। तो आंसर कितना आ गया आपका? सॉल्व करेंगे तो 3.55 into 10 raised to the power minus 11 मीटर। और मैंने आपको ये बात कल भी बोली थी कि ये जो भी कैलकुलेशन है, आंसर लिखने से पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, अपने आप ये सॉल्व करनी है वैल्यू और क्रॉस चेक करनी है कि वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर में आपको खुद ही सॉल्व करना है ये सब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज। जनरली क्या मिस्टेक होती है कि ये वैल्यूज ही हम गलत सॉल्व कर देते हैं, फॉर्मूला सही अप्लाई करते हैं, वैल्यूज आंसर नहीं आ पाता क्योंकि सॉल्व गलत होता है। तो वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करके देखना है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इतना, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। फिर से डी ब्रॉगली वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कैसे लगा सकते हैं? मैंने आपको बताया था जब हम लेक्चर में पढ़ रहे थे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। अब मेरे को क्या गिवन है यहाँ पे? mv की मतलब वेलोसिटी की बजाय काइनेटिक एनर्जी गिवन है, यानी कि क्या गिवन है? सपोज अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिनोट करूं तो हाफ mv², और ये k गिवन है मेरे को। तो मेरे को क्या करना है? मास तो मेरे को पता ही है, मेरे को वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करनी है इस फॉर्मूले में। कैसे कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से v² आ गया 2k बाय m। वेलोसिटी निकालनी तो रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो वेलोसिटी का कुछ ये फॉर्मूला आ गया इस वाले फॉर्मूले से। अब ये वेलोसिटी की ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से v हटाना है, क्योंकि हमें v की वैल्यू नहीं पता। तो h बाय m रूट 2k बाय m। यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पर m को कैसे लिख सकते हैं? रूट m इंटू रूट m। तो एक रूट से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा? रूट 2m k, h बाय रूट 2m k। तो ये मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि ऐसा भी कुछ फॉर्मूला हो सकता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। क्या पूछा है? वेवलेंथ ही पूछी है मेरे से फिर से। तो वेवलेंथ में डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू। क्या रखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इनटू 10 raised to the power minus 34 अपॉन में रूट 2 और m कितना गिवन है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10 raised to the power minus 31, और काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है? 3 into 10 raised to the power minus 25। और यूनिट्स का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है इस वाले चैप्टर में। हर क्वेश्चन में यूनिट्स पे बिल्कुल फोकस करते हुए चलना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जूल्स में गिवन है, तो कोई टेंशन नहीं है हमें। अब इस वैल्यू को फिर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपको कुछ 8.967 into 10 raised to the power minus 7 मीटर। अब हम यहाँ पर हर वैल्यू को सॉल्व नहीं कर रहे हैं आंसर्स, क्योंकि मेरे क्रॉस चेक्ड है, इसलिए आई एम राइटिंग द आंसर कि डायरेक्टली। बट आपको क्या करना है? वीडियो पॉज कर अपने आप ये वैल्यू सॉल्व करनी है और चेक करना है आंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक का इन्होंने मीनिंग भी दे रखा है क्वेश्चन में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक याद रखना है, ये टर्म याद रखना है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक आगे काम में आएगा।
क्या होता है, जिसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कैसी होती है, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये बताने के लिए कि कौन कौन सी स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, Na+, K+, Mg2+, and then we have Ca2+, और S2- और Ar यानी कि आर्गन। हम क्या करेंगे, हम इन 6 की 6 स्पीशीज में ये लिख लेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में हमें इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल ले, तभी हम बता पाएंगे कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं इन सारी स्पीशीज में कितने कितने। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और Na+ लिखा है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 9 कितना होता है इलेक्ट्रॉन, सोडियम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और एक K+ लिखा है यानी कि 19 में से 1 माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 18। फिर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और +2 लिखा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 12 - 2 10। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 +2 लिखा है यानी कि 2 चले गए, 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और S2- लिखा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिए इसने, यानी कि 16 + 2 तो 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18। हमें बताना आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन कौन सी है, तो सोडियम Na+ एंड Mg2+ are isoelectronic and K+, Ca2+, S2- and Ar। तो ये 2 ग्रुप्स बन गए, पहला ये और दूसरा ये चारों एलिमेंट, ये चारों स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक माने इन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इन चारों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमने शो भी कर दिया। नंबर 23, तो 23 में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब इस चैप्टर में जैसे क्लास 10th में लिखते थे ऐसे नहीं लिखती है, 2 8 8 1 ऐसी वाली नहीं लिखनी है, आपको किस में लिखनी है, ऑर्बिटल्स वाले उसमें, कि 1s2 2s2 जैसे लास्ट में दिखाई थी ना लेक्चर में, वैसे लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट देखते हैं क्या है, H-। तो H में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, और H- यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। तो H- की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। फिर दूसरा पार्ट क्या है, Na+। अब Na+ में Na में कितने हैं, Na का एटॉमिक नंबर 11, Na में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब Na+ दिया हुआ है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो फाइनली कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 तो 4 हो गए, और बाकी कितने बचे, 6 बचे। क्योंकि टोटल Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 10। तो ये जो हम ऊपर लिखते हैं नंबर, ये हमारे होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 2 और 6, तो टोटल कितने हो गए, 10। सी पार्ट देखते क्या है, O2-। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने और गेन कर लिया यानी कि 10 हो गए टोटल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, बिल्कुल ऐसी, 1s2 2s2 2p6। और जैसे अब आपको ये आयंस गिवन है, हम तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको डायरेक्ट भी लिखनी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। आपको करना है पहले सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्यों, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसके बाद आप क्या करेंगे, Na+ यानी कि जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। ऐसे करके लिखना है, डायरेक्ट भी लिखना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ डिस्कशन करना है, बट जब आप आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं पेपर में तो इस तरीके से करना है। यहाँ पर भी क्या करना है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की कुछ ऐसी होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद क्या करेंगे, O2- की लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके लिखना है। फोर्थ पार्ट क्या है, F-। अब क्या करना है, पहले फ्लोरीन की लिखेंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो फ्लोरीन की लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p5, और F- गिवन है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 1s2 2s2 2p6। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों एलिमेंट्स की, चारों आयंस की जो हमें गिवन है।
सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स whose outermost electrons are represented as 3s1। तो क्या बोला है, 3s पहली क्या बोली कॉन्फ़िगरेशन, 3s1 बोली है। तो 3s1 इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है हमें। 3s1 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रही होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्यों, क्योंकि 3s में तो इलेक्ट्रॉन तभी गया होगा ना जब पीछे के सारे शेल्स और पीछे के सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होंगे, तभी तो 3s में गया होगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऐसी होनी चाहिए। कैसे पता लगा है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 6 + 2 + 2 + 1, यानी कि एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर क्या हो गया आपका 11। तो ये हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेक करते हैं दोबारा। क्वेश्चन में क्या बताना था, एटॉमिक नंबर ही बताना था। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमको क्या गिवन है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ए पार्ट था ये, बी पार्ट में क्या गिवन है आपको 2p3। आपको एटॉमिक नंबर्स ही बताने थे एलिमेंट्स के। 2p3 गिवन है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रही होगी, 1s2 2s2 2p3। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 2 + 2 4 + 3 7। और साथ साथ अगर एलिमेंट भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोले तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो एलिमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर सी पार्ट में क्या गिवन है, 3p5, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रही होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 + 2 4 + 6 10 + 12 and 17, यानी कि कौन सा एलिमेंट, क्लोरीन। फिर देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस। अब ये जो ब्रैकेट में ऐसे करके फर्स्ट पार्ट में लिखा ना, हीलियम 2s1, यानी कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन और प्लस उसके साथ 2s1। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके साथ में 2s1। क्या बोल रहा है, एटम्स बताने कौन से इंडिकेटर है। तो 3 वाला, इसमें एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3 2 और 1 3, तो 3 किसका होता है, लिथियम का। सेकंड पार्ट क्या है, नियॉन 3s2 3p3। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। एटॉमिक नंबर 6 + 4 10 + 15 किसका होता है, फास्फोरस का। सी पार्ट